वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 11 अक्टूबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स के बारे में है। हाल ही में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि डीपीआईआईटी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत काम करती है, उन्होंने नोटिफाई किया है कि वो स्टैब्लिश करने वाले हैं क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। हम सभी लोगों को पता है कि प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसमें स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बिकॉज ये सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं। लेकिन स्टार्टअप्स जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं दैट इज ऑफ फंडिंग, क्योंकि उनके पास बहुत स्टैब्लिश्ड बिजनेस नहीं होता, इसीलिए ज़्यादातर बैंक्स उन्हें फंड्स नहीं देना चाहते, लोन नहीं देना चाहते। इसके लिए उन्हें अपने ऑपरेशंस को फर्दर बढ़ाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एंड दैट इज द रीजन कि सरकार चाहती है कि वो अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो उनकी लोन की गारंटी सरकार अपनी ओर से दे दे बैंक को, ताकि बैंक सेफ और सुरक्षित महसूस करें। स्कीम के माध्यम से क्रेडिट के ऊपर गारंटी दी जाएगी, मतलब स्टार्टअप्स को जो लोन दिया जाएगा बैंक की ओर से, सरकार किसी एंटिटी के माध्यम से उस लोन की गारंटी ले लेगी। ये जो मैकेनिज्म है ये अवेलेबल रहेगा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए और सिक्योरिटीज एंड बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया सेबी के तहत जो रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं उनके लिए। मतलब अगर ये सभी स्टार्टअप को फंड देते हैं तो इनका जो लोन है वो सिक्योर्ड रहेगा। ऑब्जेक्टिव यही है कि एक स्पेसिफाइड लिमिट तक लोन्स प्रोवाइड करवाए जा सकें उन सभी मेंबर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो इस प्रकार की फंडिंग देने में कैपेबल हैं एलिजिबल बोरोवर्स को, यानी कि स्टार्टअप्स को। इन जनरल इसके एम्बिट में 10 करोड़ तक का लोन लिया जा सकता है किसी भी स्टार्टअप के द्वारा। प्रीकंडीशंस अप्लाइड रहेंगी, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा हो और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया हो विद सॉलिड प्लान। सभी स्टार्टअप्स इसके लिए एलिजिबल हैं, जिन्हें गैजेट नोटिफिकेशन जो डीपीआईआईटी इशू करती है उनमें डिफाइन किया गया है। क्रेडिट गारंटी का जो कवर है वो 10 करोड़ रुपए पर कैप किया गया है। इसके ऊपर के लोन पर गारंटी नहीं दी जाएगी, लेकिन इसके नीचे का जो भी अमाउंट है वो गारंटीड रहेगा। डीपीआईआईटी ने इसके लिए एक मैनेजमेंट कमेटी को भी गठित किया है। फर्दर रिस्क एवेल्युएशन कमेटी यानी कि आरईसी को भी इवेल्युएट किया जाएगा। मतलब कि अगर कोई भी बैंक लोन दे रहा है तो उस लोन के ऊपर कितना रिस्क है, ऐसा होगा अगर स्टार्टअप अपना लोन टाइम से चुका देगा तो फिर किसी गारंटी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। इनका काम होगा कि स्कीम के भीतर जो भी लोन्स दिए जा रहे हैं उनको वो रिव्यू करें, सुपरवाइज करें और उनकी ऑपरेशनल ओवरसाइट देखते रहें। इसको ऑपरेट करने वाली जो एजेंसी होगी दैट विल बी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, NCGTC। ये इस पूरी स्कीम को ऑपरेशनलाइज करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नोबेल पीस प्राइज फॉर 2022 के बारे में है। नोबेल पीस प्राइज अवार्ड किया गया है ह्यूमन राइट एडवोकेट एलिस बियालिएट्स्की, जो कि बेलारूस से हैं, उन्हें। रशिया का एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है मेमोरियल उसे, और यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इन्हें। कुल मिला के 3 जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें ये नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, जिनमें एक इंडिविजुअल है बेलारूस से और 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक रशिया से और दूसरा यूक्रेन से। अब आप देख रहे होंगे कि ये कौन सी लोकेशन पिक की गई है। इस पीस प्राइज के दिए जाने के बाद इस पीस प्राइज के ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई, क्योंकि ऐसा कहा जाने लगा कि पीस प्राइज नोबेल का देकर जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है, बिकॉज ये जो प्राइज दिए गए हैं ये बेलारूस, यूक्रेन और रशिया में दिए गए हैं। खैर, अगर ये जियोपॉलिटिकल गेम है भी, तब भी जो कंट्रीब्यूशन इन स्टेक होल्डर्स का है, वो इंडिविजुअल या फिर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का है, आप उसे लोअर नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ये एक जियोपॉलिटिकल गेम का पार्ट बन गया। क्वेश्चंस ये भी रेज किए जा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि एलिस बियालिएट्स्की जी ने जो बेलारूस में काम किया है वो हाल फिलहाल में किया है, वो अपना ये काम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज का भी काम बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो आखिर उन्हें पिछले साल नॉमिनेट क्यों नहीं किया गया, इस साल ही उन्हें क्यों चुना गया, इसका कारण हम सभी लोगों को पता है। खैर, जो उनका काम रहा है वो वास्तव में सिग्निफिकेंट है और इसके लिए उन्हें पीस प्राइज अगर दिया गया है तो वो गलत नहीं है। समय भले ही इसका गलत हो सकता है। जो पीस प्राइज ल्यूरेट हैं उन्होंने काफी लंबे समय से लोगों के राइट्स के लिए आवाज उठाई है, जो पावर रही है उसे क्रिटिसाइज किया है। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना बहुत ही करेज का काम होता है, सभी कंसिस्टेंटली ऐसा नहीं कर पाते। लोगों के फंडामेंटल राइट्स के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स किए हैं इन्होंने वॉर क्राइम्स को डॉक्यूमेंट करने में, ह्यूमन राइट एब्यूजेस को इवेलुएट करने में, और जो पावर का एब्यूज होता रहा है इन सभी देशों में उन्हें कैलकुलेट करने में।
इन सभी लोगों ने, मतलब कि इंडिविजुअल और 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर सिविल सोसाइटी को पीस और डेमोक्रेसी की ओर ले जाने को लेकर बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। सबसे पहले बात करते हैं एलिस बियालिएट्स्की के बारे में। ये वियासना के फाउंडर हैं। ये एक ह्यूमन राइट्स सेंटर है जो कि बेलारूस में काम करता है। तो वियासना एक संस्था है जिसे बियालिएट्स्की रन करते हैं और उसी के तहत ये बेलारूस में सिचुएशन को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिचुएशन कब अराइज होती है, इनका कंट्रीब्यूशन अगर आप इवेलुएट करना चाहते हो तो आपको बेलारूस की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। वहां पे जो प्रेसिडेंट रहे अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये 1994 में कंट्री में अपनी पावर को एज्यूम कर लेते हैं और धीमे धीमे ऑटोक्रेटिक होते चले जाते हैं, मनमानी तरीके से वहां पर शासन चलाने लगते हैं। उनका जो रूल था उसे यूरोप के लास्ट डिक्टेटरशिप के तौर पर भी एक्नॉलेज किया जाता है। 1996 में लोकल्स ने प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में बहुत बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और इसे पॉपुलरली मिन्स्क स्प्रिंग के नाम से पुकारा जाता है। मिन्स्क वहां की कैपिटल है, वहां से ये अपराइजिंग स्टार्ट हुई, दैट्स व्हाई इसे मिन्स्क स्प्रिंग कहते हैं। वियासनास का जो रजिस्ट्रेशन था, मतलब जो संस्था है बियालिएट्स्की की, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट जो बेलारूस की है उनके द्वारा 2003 में, ताकि इनके काम को रोका जा सके। 2004 में इनकी जो संस्था है ये इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट की मेंबर बन गई। बियालिएट्स्की कई बार गिरफ्तार किए गए लेकिन वो अपनी लड़ाई में जरा भी डिगे नहीं। ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी के लिए बेलारूस में इनकी लड़ाई जारी रही। वर्तमान में भी इन्हें बिना ट्रायल के डिटेन करके रखा गया है बेलारूस में, बहुत ही हार्ड कंडीशन में। बियालिएट्स्की इसके लिए राइट फॉर लाइवलीहुड अवार्ड भी गेन कर चुके हैं, जिसे कई बार अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज कहा जाता है। यह अवार्ड इन्हें 2020 में मिला था और अब इन्हें मिला है नोबेल पीस प्राइज। बात करते हैं मेमोरियल की। ये रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1987 से काम कर रहा है, जब इसके पहले ये सोवियत यूनियन हुआ करता था। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने उस समय की जो सरकार थी उसके रिप्रेशन को एक्सपोज किया दुनिया के सामने। फर्दर सिविल सोसाइटी ग्रुप की तरह इन्होंने काम करना शुरू किया। ये जो संस्था है ये एक म्यूजियम रन करती है, एक लाइब्रेरी, एक आर्काइव और एक सेंटर की तरह सपोर्ट करती है। फर्दर ये सोवियत एरा में जो भी विक्टिम्स रहे, उनकी फैमिली मेंबर्स जिन्होंने रिप्रेशन फेस किया, उनको भी सपोर्ट करते हैं। वर्तमान में जो मेमोरियल है वो इंफॉर्मेशन को कंपाइल कर रहा है उन लोगों के बारे में जिन्होंने पॉलिटिकल रिप्रेशन फेस किया है और रशिया में जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हुए हैं उनके लिए। तो आप देखेंगे कि ये इंडिविजुअल और ये 2 संस्थाएं ऐसी रही हैं जिन्होंने वहां की गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट में काम किया है ह्यूमन राइट को प्रिजर्व करने के लिए, सिविल लिबर्टीज के लिए। तो नोबेल पीस प्राइज उन्हें दिया गया है। अब तीसरी संस्था की बात करते हैं, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। ये यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिविल लिबर्टीज के लिए काफी लंबे समय से काम कर रहा है, क्यू में 2007 से। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि कंट्री को फुल डेमोक्रेसी में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। 2014 में जो रशिया है उसने इन्वेड किया यूक्रेन को और क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, ये जानकारी हम सभी लोगों को है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ने मोबाइल मॉनिटरिंग को स्टार्ट किया क्रीमिया के रीजन में और डोनबास के रीजन में। ऑर्गेनाइजेशन वर्तमान में फोकस कर रहा है रशियन वॉर क्राइम्स को डॉक्यूमेंट करने के लिए यूक्रेन में फरवरी 2022 के बाद जो उनका इन्वेजन हुआ है उस रेफरेंस में। तो ऐसा नहीं है यूक्रेन में जो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है ये फोकस है वहां की सरकार को इस तरीके से परस्यू करने के लिए, बल्कि ये उस एरिया पर सेंटर्ड है जहां पर रशियन इन्वेजन हुए हैं और लोगों ने परसिक्यूशन फेस किया है। तो नोबेल पीस प्राइज का जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स में ये जो रोल है वो क्या है वो भी आप अभी तक समझ ही गए होंगे। और 3 संस्थाओं को चुने जाने का जो रीजन है वो वर्तमान की सिचुएशंस ही है, हालांकि इनका कंट्रीब्यूशन तब भी सिग्निफिकेंट है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कर्च ब्रिज के बारे में है। ये खबर आप सभी लोगों को मिली गई होगी कि रोल एंड रेल ब्रिज जो कि रशिया को क्रीमियन पेनिनसुला से लिंक करता है, उसे अभी हाल ही में एक पावरफुल ब्लास्ट के माध्यम से डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया गया, जिसमें जो रेल ब्रिज है वो तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ लेकिन जो रोड ब्रिज था वो डिस्ट्रॉय हो गया। आप इस इमेज में देखिए, ये रेल ब्रिज है, ये तो थोड़ा नुकसान फेस करता है लेकिन जो रोड ब्रिज है उसका तो एक हिस्सा टूटकर बिल्कुल से गिर गया। ये एक्चुअली में एक रेल ब्रिज और एक रोड ब्रिज जो है ये रशिया को क्रीमियन पेनिनसुला से कनेक्ट करता है। ये देखिए यूक्रेन का हिस्सा है, ये क्रीमियन पेनिनसुला है, इसे एनेक्स किया गया रशिया के द्वारा, लेकिन यहां पर इसे कनेक्ट करने के लिए ये जो कर्च स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट ये पानी का हिस्सा है, तो इस यहां से इन्होंने एक रेल कम रोड ब्रिज बना के रखा हुआ है, उसे डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया गया यूक्रेन के द्वारा। ये एकमात्र मीन्स ऑफ कनेक्टिविटी है रशिया और क्रीमिया के बीच में। इसे डिस्ट्रॉय करने का मतलब यह है कि रशिया और क्रीमिया के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो टूट जाएगी। हालांकि इसे
बहुत ही कम समय में रिपेयर कर लिया गया, लेकिन रशिया ने बहुत ही हार्शली इस पर रिटेलिएट भी किया है और अभी कल और परसों में लगातार बॉम्बिंग की गई है यूक्रेन के कई सारे हिस्सों में, जो कि काफी लंबे समय से ठंडी पड़ी हुई थी। इसमें कई सारे सिविलियंस भी मारे गए हैं और ऐसा माना जा रहा है ये कर्च ब्रिज का जो डिस्ट्रॉय करने का प्रयास था यूक्रेन का, उसके जवाब में किया जा रहा है। ये 19 किलोमीटर यानी कि 12 मील का क्रीमिया ब्रिज है, जो कि कर्च स्ट्रेट में बना हुआ है। ये रशिया और क्रीमियन पेनिनसुला के बीच में डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। मॉस्को ने जब यूक्रेन के इस हिस्से को 2014 में एनेक्स किया तो कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करने के लिए यह ब्रिज बनाया गया। फ्यूल, फूड और बाकी प्रोडक्ट्स की क्रीमिया में सप्लाई के लिए यह ब्रिज बहुत जरूरी है। जो पोर्ट ऑफ सेवस्तोपोल है, जो कि हिस्टोरिकली रशिया के ब्लैक सी फ्लीट का होम बेस रहा है, यह वहीं पर लोकेटेड है। ठीक है, यहां पर देखिए जो कर्च स्ट्रेट है वो क्रूशियल पार्ट है। रीजनल ग्रेन ट्रेड यहां से होता रहता है अजोव सी और ब्लैक सी के बीच में। ये देखिए ये सी ऑफ अजोव है और ये ब्लैक सी का हिस्सा है, तो ये यहीं से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फावंगपुई नेशनल पार्क के बारे में है। माउंट विक्टोरिया बेबेक्स जो कि एक चिड़िया है, ये 25 सालों के बाद पहली बार देखी गई है फावंगपुई नेशनल पार्क में। ये मिजोरम में लोकेटेड है। ये अपना नाम मिजोरम की सबसे ऊंची पीक फावंगपुई पीक के नाम से डिराइव करता है। यह हाईएस्ट पॉइंट है मिजो और लुशई हिल्स में 2157 मीटर की हाइट पे 2157 मीटर्स, जो कि अराकान माउंटेन रेंज का भी पार्ट है इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे। माउंट विक्टोरिया बेबेक्स बर्ड की बात करें तो ये 8वीं रेयरेस्ट बर्ड स्पीसीज है, जिसे बर्ड काउंट इंडिया में रैंक किया गया है 20 बर्ड्स की लिस्ट में। मतलब ये रेयर है, आसानी से दिखती नहीं, दिखी है तो न्यूज बनी है। ये स्प्रिंग सिंगिंग बर्ड की फैमिली से बिलोंग करते हैं, गाने वाली चिड़िया है और अपना नाम जो हाईएस्ट माउंटेन है म्यांमार के चिन स्टेट का, दैट इज माउंट विक्टोरिया, वहां से डिराइव करती है। ये स्पीसीज बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहती है, हर जगह नहीं पाई जाती। अराकान माउंटेन जो वेस्टर्न म्यांमार का है वहां पे मिल जाती है और कई बार मिजोरम में देखने को मिल जाती है, जो कि म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। एक और चिड़िया है जो लुशई हिल मिजोरम में और चिन हिल जो म्यांमार का है वहां पर मिलती है, दैट इज रेन बैबलर। तो ये चिड़िया भी मिलती है, तो इसी रेफरेंस में इसे भी हमने देख लिया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कन्वर्टेड दलित्स को शेड्यूल कास्ट स्टेटस देने के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में एक कमीशन का अपॉइंटमेंट किया है ये एग्जामिन करने के लिए कि क्या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के उन मेंबर्स को शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दिया जाना चाहिए या मेंटेन रखा जाना चाहिए, जिन्होंने पिछले कई सालों में अपने धर्म को परिवर्तित कर लिया है। यहां पे सिखिज्म और बुद्धिज्म को छोड़ दिया गया है। मतलब अगर किसी ने सिखिज्म और बुद्धिज्म को ऑप्ट किया है तब तो उनका शेड्यूल कास्ट का जो स्टेटस है वो मेंटेन रहेगा, लेकिन अदर देन इसके अतिरिक्त अगर उन्होंने किसी अन्य धर्म में खुद को परिवर्तित किया है तो क्या उनका जो स्टेटस है वो मेंटेन रहे। अब बाकी धर्मों की बात करें तो यहां पर जैनिज्म बचेगा, मेनली जैनिज्म की हम बात कर रहे हैं, या फिर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। तो देखिए जैनिज्म में कन्वर्जन रेट बहुत कम है, लेकिन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में है। तो यहां पर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम पर सेंटर्ड कंसिडरेशन लिया जा सकता है कि जिन भी दलित ने क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में खुद को कन्वर्ट किया है, क्या उनका शेड्यूल कास्ट का स्टेटस कंटिन्यूड रहेगा। हालांकि ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया, बल्कि सिखिज्म और बुद्धिज्म को छोड़ के बाकी सभी रिलीजन्स को यहां पे कवर कर लिया गया है। 3 मेंबर्स का ये कमीशन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो फॉर्मर है केजी बालकृष्णन जी, वो इसका हिस्सा है। सुषमा यादव जो यूजीसी से प्रोफेसर रही हैं, और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रविंद्र कुमार जैन, ये तीनों ही लोग इसका हिस्सा हैं। 2 सालों का समय मिला है इन्हें अपनी रिपोर्ट को सबमिट करना होगा। इन्हें यह देखना होगा किसी नए पर्सन को शेड्यूल कास्ट में ऐड किया जाता है तो क्या इंप्लीकेशंस होते हैं। अगर इस शेड्यूल कास्ट पर्सन चेंज कर लेता है अपना रिलीजन तो क्या उसे क्या क्या चेंजेस वो फेस करता है। फर्दर कन्वर्जन के बाद क्या चेंजेस आते हैं उसके रहने के तरीके में, जैसे कस्टम, ट्रेडिशन, सोशल और बाकी के डिस्क्रिमिनेशन और डिप्राइवेशन में क्या चेंजेस आते हैं। इन सभी चीजों को इवैल्यूएशन में लेना है इस कमेटी को। इसके पहले भी क्या इस मामले पर कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल हुई है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन 2004 में रिकमेंड करता है कि शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मेंटेन रखा जाना चाहिए और इसे होना चाहिए रिलीजियन न्यूट्रल। मतलब अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करता है तो करे, इससे उसके शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि यहां पर जो बात है वो शेड्यूल कास्ट के स्टेटस की हो रही है, और ये जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन था ये शेड्यूल ट्राइब्स के बेसिस पर अपना इवैल्यूएशन कर रहा था, जहां पे कहा गया ये जो कन्वर्जन्स हैं इन्हें रिलीजन न्यूट्रल रखा जाए, जो भी स्टेटस है ट्राइब का। तो यहां पर ये आर्गुमेंट कास्ट के लिए भी दिया जा सकता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ने भी हमेशा से इस बात को एडवोकेट किया है कि दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस को भी
ये जो उनका स्टेटस है एससी वाला वो मेंटेन रखा जाए, उसे हटाया ना जाए। तो पास्ट के रिकमेंडेशंस को भी आप जानते रहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास 2022 के बारे में है। यूनाइटेड नेशंस ने भी हाल ही में 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास डिक्लेयर कर दिया है ताकि ग्लास को लेकर बेस्ट और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा सके। ग्लास एक इनऑर्गेनिक सॉलिड मटेरियल होता है, यूजुअली ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट का मतलब यह है कि लाइट इसके आर पार आ जा सकती है। यह हार्ड तो होता है लेकिन ब्रिटल भी होता है, मतलब सख्त होता है लेकिन नाजुक होता है, आसानी से टूट जाता है। वो गाना तो आपने सुना होगा ना, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। तो दिल का तो नहीं पता लेकिन शीशा जरूर टूट जाता है। ग्लास एक पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ग्लास बहुत धीमे धीमे डिकम्पोज होता है, जहां पड़ा है वहां पड़ा रहेगा, हालांकि इसे रिसाइकिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। कमर्शियल ग्लास को बेसिकली सैंड, लाइमस्टोन और सोडियम कार्बोनेट से बनाया जाता है। इसे गर्म किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, जब तक कि पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए, और फिर बहुत तेजी से इसको कूल डाउन कर दिया जाता है। ग्लास के क्या टाइप्स होते हैं? एक होता है एवरीडे ग्लास, जिससे ग्लास शीट्स बनाई जाती हैं, बॉटल ग्लास बनाए जाते हैं। इसके अलावा होता है बोरोसिलिकेट ग्लास, जिसका इस्तेमाल कुकवेयर और लेबोरेटरी ग्लासवेयर में किया जाता है, लेबोरेटरी पर्पज से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आते हैं स्पेशलाइज्ड ग्लासेस, जिसमें ऑप्टिकल, फोटोसेंसिटिव, मेटेलिक और फाइबर ऑप्टिक्स शामिल है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पर्स सेइन नेट्स के बारे में है। हाल ही में तमिलनाडु के फिशरमैन प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस प्रकार के नेट के ऊपर लगाए गए ब्लैंकेट बैन के ऊपर। वो चाहते हैं कि इस प्रकार के नेट के इस्तेमाल को पूरी तरीके से बैन ना किया जाए, बल्कि रेगुलेट किया जाए, ताकि जो ट्रेडिशनल फिशरमैन हैं उनके इंटरेस्ट को बचाया जा सके। मैं आपको बता दूं कि जो पर्स सेइन नेट्स होते हैं ये किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते और हर तरीके की मछलियों को, इवन जो टर्टल्स होते हैं उनको भी कैप्चर कर लेते हैं। जो पर्स सेइन नेट्स होते हैं ये नॉन सेलेक्टिव फिशिंग मेथड में इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां पर आसपास के एरिया में नेट में जो कुछ आए उसे कैप्चर कर लिया जाता है। वो मछलियां भी जो इनके काम की नहीं होती, वो टर्टल्स भी जो इनके काम के नहीं होते, उन्हें पानी में से बाहर निकाल कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जबकि उनका कोई कमर्शियल यूज भी नहीं होता। तो जो पर्स सेइन नेट होता है इसे एक एंटायर एरिया में फैला दिया जाता है। एक लेड की लाइन होती है जो कुल मिला के इसका बॉर्डर होता है। वो बॉर्डर जो होता है वो धीमे धीमे एक बोट के माध्यम से ऐसे फैलाया जाता है, और जब इस प्रोसेस में इसको फैलाया जा रहा होता है तब तक ये जो नेट है यहां से ये फैलता है और मछलियां इसमें एंटर करती चली जाती हैं। और एक बार जब मछलियां इसमें एंटर हो जाती हैं तो इसे यहां पर ले जाकर ऐसे लॉक कर दिया जाता है, तो ये पूरा पानी इसमें भर जाता है। फिर धीमे धीमे इसको ऊपर खींच लेते हैं और सारी मछलियां और जो कुछ भी इसमें होता है वो सब इसमें ऊपर चला जाता है। डिमांड यहां पर यह होती है कि यहां पर एक स्पेस होना चाहिए जिसका इस्तेमाल करके टर्टल्स वगैरह इसमें से निकल सकें, लेकिन टर्टल निकलेंगे तो बाकी मछलियां भी निकलेंगी। खैर, इसकी टेक्निक्स होती हैं जहां पर कहा जाता है कि आप ऐसे स्पेशलाइज्ड नेट्स का इस्तेमाल करें जहां पर सिलेक्टिव फिशिंग की जा सके, नॉन सिलेक्टिव फिशिंग नहीं। यहां पर देखिए कुछ और भी फिशिंग के टाइप्स होते हैं, जैसे कि गिल नेट्स। इन नेट्स को बस ऐसे बिछा दिया जाता है, मछलियां बिना जाने इस एरिया से गुजरती हैं और इन नेट्स में उलझ जाती हैं, फंस जाती हैं। फर्दर बुल ट्रॉलिंग, इसमें दो शिप जो होते हैं वो जो नेट है उसको इस तरीके से खींचते हैं और उसमें मछलियां कैप्चर हो जाती हैं। फिर बॉटम ट्रॉलर, ये सबसे खतरनाक तरीका है फिशिंग करने का, जहां पर समंदर के बिल्कुल तली से मछलियों को खींच के पकड़ा जाता है। इसे अक्सर रोकने की कोशिश की जाती है बॉटम ट्रॉलर्स को। आइए रिवीजन करते हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड इस स्कीम को ऑपरेट कर रही है, ये सही है। कच ब्रिज, ये डायरेक्ट लिंक है ट्रांसपोर्ट का यूके और फ्रांस के बीच में, शुद्ध रूप से गलत है। क्रीमिया और रशिया के बीच में। फावंगपुई नेशनल पार्क ओडिशा में है, गलत है। ये है मिजोरम में। बुल ट्रॉलिंग, इसमें एक वॉल की तरह लगा दिया जाता है नेट को और मछलियां अननोइंगली इसमें फंस जाती हैं, ये गलत है, बिकॉज ये डिस्क्रिप्शन है गिल नेट्स का, ना कि बुल ट्रॉलिंग का। तो हमारा आज का ये सेशन यहां पे समाप्त होता है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप वहां जा सकते हैं, तो जाइए पीडीएफ को डाउनलोड करिए और रिवीजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।